दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म भुज। देखिए इस फिल्म की कहानी क्या है वो तो मेरी समझ में आई नहीं, और अगर मैं इस फिल्म को 10 बार और भी देखूं तो मेरी समझ में आएगी नहीं। तो मैं इस फिल्म की कहानी ना बताकर बल्कि फिल्म के कुछ अच्छे अच्छे सीन्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं दीदी कंगना से पूछना चाहूंगा कि आपने ये फिल्म देखी, आपको कैसा फील हो रहा है? मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया। अरे लेकिन आपने फिल्म देखी क्यों, जब मैंने इस फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू में ही कहा था कि ये फिल्म बहुत ही खराब है, इसको कोई मत देखना। तो ये कहानी 1971 वॉर के वक्त की है। गुजरात के भुज में इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है। पाकिस्तान ने वहां हमला कर दिया था और वहां इतनी बमबारी की थी कि उस एयरबेस के रनवे को बिल्कुल तबाह कर दिया था। संजय दत्त रणछोड़ भाई वहीं सरहद पर एक गांव में रहते हैं और फिर वो एक दिन सोचते हैं कि चलो यार आज रॉ में भर्ती हो जाता हूं। तो दिल्ली हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे रॉ में भर्ती कर लो, और बात खत्म, रॉ में भर्ती हो जाता है। भाई रॉ में भर्ती होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे ही सोचते होंगे कि बहुत मुश्किल काम है, ना ना, 1 मिनट का काम है खाली। उसके बाद कहानी पाकिस्तान चली जाती है। वहां हिना रहमान एक इंडियन जासूस है जो रोल नोरा फतेही ने किया है और उसने पाकिस्तान के एक बड़े ऑफिसर से शादी कर ली है। खैर जो भी पाकिस्तान के ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, हिना रहमान आराम से फोन पे सुन रही होती है और फिर एक पर्चे पर लिखती है और एक प्लास्टिक का जो बॉल है उसको काटकर उसके अंदर वो पर्चा डालती है और बॉल को फेंक देती है। उसके घर के बाहर ही इंडियन लौंडे खड़े रहते हैं। एक लौंडा उसको लपक लेता है, वो दूसरे लौंडे को दे देता है। तो ऐसे होते होते वो बॉल सीधी गुजरात में अजय देवगन के पास पहुंच जाती है जो भुज एयरबेस के कमांडिंग ऑफिसर है और एक मराठा है। तो मरने मारने से वो पीछे हटते नहीं है। खैर रनवे तबाह हो चुका है और अब इस बेस से इंडिया के फाइटर जेट उड़ नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान का प्लान यह है कि अब 100 टैंक और 1800 सिपाही इंडिया में घुसेंगे और हरामी नाले को पार करते हुए गुजरात पर कब्जा कर लेंगे। बट यहां रास्ते में एक चौकी है और वहां हमारे 125 सिपाही हैं जो पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस चौकी का कमांडिंग ऑफिसर है शरद केलकर। शरद केलकर एक नकली आईडी कार्ड बनाकर संजय दत्त को देता है। संजय दत्त पाकिस्तान में चला जाता है, वहां की मिलिट्री को बोलता है कि देखो भाई यहां से नहीं यहां से जाना है। और पाकिस्तान की मिलिट्री कहती है कि जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी है। भाई किसी भी इंडियन के पाकिस्तान में घुसकर उनको बेवकूफ बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत आसान काम है। मतलब आपको मुश्किल लगता होगा बट ऐसा कुछ है नहीं। खैर अब यहां सोनाक्षी सिन्हा का इंट्रोडक्शन होता है। सोनाक्षी एक बच्चे को गोद में लेकर के आ रही है और देखती है कि एक तेंदुआ हमला कर देता है। और भाई साहब आप यकीन मानिए सोनाक्षी एक दाती उठाती है, बच्चे को गोद में ही रखती है और भाई साहब तेंदुए के पीस पीस कर देते हैं। मतलब बहुत ही योद्धा लेडी है, कोई मजाक थोड़ा ही है। और बस अगले ही सीन में कहती है कि बस तेंदुए को तो मार दिया है, अब रावण को मारना है। खैर अजय देवगन को अब वो रनवे रिपेयर करना है और जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भाग जाते हैं। तो अब अजय देवगन उसको रिपेयर कैसे करे? अजय देवगन गांव में जाता है, सोनाक्षी से हेल्प मांगता है कि भाई मेरा रनवे आप रिपेयर करा दो। सोनाक्षी कहते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है और सोनाक्षी गांव की औरतों को कहती है कि भाई चलो रनवे रिपेयर करते हैं, लेकिन ढोल नगाड़े साथ में ले लो। रनवे रिपेयर करने से पहले मैं एक गाना गाऊंगी और आप लोग ढोल नगाड़े बजाओ, तभी तो रनवे रिपेयर करने में मजा आएगा यार। और बस सोनाक्षी गाना गाने लगती है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और रनवे रिपेयर होने लगता है। खैर एक बात बहुत अच्छी हुई, यहां पे रनवे रिपेयर करने के लिए ईंट पत्थर सीमेंट की जरूरत थी, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इन औरतों ने अपने घरों को तोड़ दिया और उन घरों को तोड़ के जो ईंट पत्थर सीमेंट था वो वहां रनवे रिपेयर करने में यूज कर लिया। मतलब जो पुराना सीमेंट था उसको दोबारा यूज कर लिया।
कमाल करते हो अजय भाईजान, इतने दिनों से ये टेक्निक छुपा के रखी हुई थी, पहले से लोगों को बता देते तो इतने घर टूटते हैं, इतना सीमेंट बर्बाद होता है, वो भी उसको दोबारा यूज कर लेते। खैर ये बात है रात के 9-10 बजे की, और सुबह से पहले रनवे रिपेयर करके तैयार करना है ताकि वहां हमारी मिलिट्री के एयरक्राफ्ट लैंड हो सके। तो जब वहां अजय और सोनाक्षी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। तो 5-6 घंटे में रनवे बनके तैयार हो गया। मतलब ये लोग जो एयरपोर्ट पे 1-1 महीने में रनवे बनाते हैं इडियट है, इनको कुछ पता ही नहीं है, साले ऐसे ही टाइम खराब करते हैं, नया सीमेंट यूज करते हैं। अजय भाई की तरह पुराना सीमेंट यूज करना चाहिए और 4-5 घंटे में सीमेंट सूख जाता है, रनवे तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो चौकी है हरामी नाले के पास जिस पर पाकिस्तानी सिपाही हमला करने वाले थे वो वहां पहुंच जाते हैं, लड़ाई चालू हो जाती है। तो हमारी मिलिट्री को संजय दत्त भाई भी ज्वाइन कर लेते हैं। संजय दत्त भाई रॉ में है वो अलग बात है, लेकिन वो मिलिट्री के साथ आके लड़ने लगते हैं। अरे यार ये कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मिलिट्री अलग है, रॉ अलग है, ना जी ना। अरे भाई साहब ये अजय देवगन की फिल्म है और रितेश शाह ने ये फिल्म लिखी है, तो इसमें सब कुछ मुमकिन है। खैर पाकिस्तानियों के पास 100 टैंक है और हजारों सिपाही हैं और हमारे कुछ 125 सिपाही हैं। लड़ाई चालू होती है और हमारे सिपाही एक के बाद एक शहीद होने लगते हैं। फाइनली शरद केलकर और कुछ और सिपाही निकलते हैं और सीधा उनके टैंकों पर चढ़ जाते हैं और उनको जाके वहां मारते हैं, यानी सुप्रीम सैक्रिफाइस देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे विक्रम बत्रा ने कारगिल की पहाड़ियों में किया था। तो जब विक्रम बत्रा सर को इतना रेस्पेक्ट दिया जाता है तो इन 125 सिपाहियों को वो रेस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता? इन्होंने भी वही काम किया जो विक्रम बत्रा साहब ने किया था। खैर हमारे सब सिपाही तो शहीद हो जाते हैं, बट अब संजय दत्त को गुस्सा आ जाता है। संजय दत्त बंदूक फेंकते हैं, एक कुल्हाड़ी लेकर पाकिस्तानियों के बीच में कूद जाते हैं और भाई साहब हजारों पाकिस्तानियों को कुल्हाड़ी से काटने लगते हैं। सारे पाकिस्तानी भी हाथ में एक छुरी लेकर लड़ने लगते हैं और भाई साहब आप यकीन करो, कहा तो यह गया है कि सिर्फ 1800 पाकिस्तानी सिपाही आए हैं, बट 2-3 हजार मर चुके हैं और संजय दत्त फिर भी मारते जा रहा है, काटते जा रहा है और संजय दत्त 4-5 हजार सिपाहियों को सिर्फ कुल्हाड़ी से काट देता है। संजू भाई पहले तो आपकी ये उम्र नहीं है इस तरह का एक्शन करने की और इस तरह से लोगों को मारने की, और दूसरी बात आप होशियार आदमी हैं, इतनी फिल्में कर चुके हैं, तो कम से कम डायरेक्टर से एक बार तो पूछ लेते कि भाई साहब आप मुझसे क्या करा रहे हो, इसमें कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। दूसरी तरफ अब एमी विर्क को एक एयरक्राफ्ट लेकर भुज एयरपोर्ट पर उतरना है, उसमें 450 सिपाही हैं, तो वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए एयरक्राफ्ट का उड़ना जरा मुश्किल है। तो आप यकीन करें एमी भाई का रिएक्शन ये दिखाया गया है। एमी भाई आप एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे या पीछे से धक्का लगा रहे थे? मतलब इस बात का क्या लॉजिक था? आप तो एयरक्राफ्ट को धक्का नहीं लगा रहे थे ना यार। मतलब डायरेक्टर के साथ सभी पागल हो गए थे क्या? किसी को कोई सेंस ही नहीं रहा था कि यार एक सीन रियल कैसे होता है और फेक कैसे होता है। खैर इसी तरह वाहियात हरकतें होते होते क्लाइमैक्स आ जाता है। अब जो एमी एयरक्राफ्ट लेकर आ रहा है उसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो जाता है, तो जो उसके अगले टायर हैं वो खुल नहीं सकते। अजय भाई ने एमी को कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, आप एयरक्राफ्ट को लेके आओ, मैं एक ट्रक लाता हूं, आप सीधा ही एयरक्राफ्ट ट्रक पर उतार दो। तो बस अजय देवगन रनवे पे एक ट्रक लेकर के आ जाते हैं और उसको फुल स्पीड पर दौड़ाते हैं और एमी भाई सीधा ही उस एयरक्राफ्ट को ट्रक पर उतार देता है। अजय भाई ये आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री जिंदगी भर आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार रहेगी कि आपने ये टेक्निक उनको बता दी है। अब कहीं भी जब भी हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो जाएगा और एयरक्राफ्ट को लैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, सीधा रनवे पे एक ट्रक लाया जाएगा और उस पे एयरक्राफ्ट को उतार दिया जाएगा। भाईजान
कमाल किया है। मतलब आपने दुनिया को ये टेक्निक बता दी, आप छुपा के बैठे हुए थे भाईजान, फाइनली आपने बता दी भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। खैर यहीं पर इस कॉमेडी फिल्म का एंड हो जाता है और देखने वाले कहते हैं कि भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिल्म का एंड कर दिया है। वैसे तो ये पटकथा कई राइटर्स ने मिलकर लिखी है, लेकिन इनमें जो मेन है वो है डायरेक्टर साहब और रितेश शाह। ये रितेश शाह ऐसे राइटर हैं कि जिस फिल्म को ये लिख देते हैं उस फिल्म का सुपर फ्लॉप होना तय हो जाता है। तो रितेश शाह की ये पटकथा भी बहुत खराब है, बहुत ही बिखरी हुई है। इस पटकथा पर एक अच्छी फिल्म बन ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं बट जनाब 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 इतना यूज किया गया है कि आप जनाब जनाब सुन के पक जाते हैं। फिल्म का म्यूजिक बहुत खराब है। शायद कोका कोला इस फिल्म का सबसे बेस्ट गाना है, बट मैंने उसका रिव्यू ऐसा किया था कि निर्माता बेचारे डर गए और उन्होंने उस गाने को फिल्म से ही निकाल दिया। बट मैं कहता हूं भाई साहब उस गाने को रख देते, इस फिल्म से अच्छा तो वो गाना ही था। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक दुधैया। एक्चुअली अभिषेक साहब बहुत सारे सीरियल बना चुके हैं, सीरियल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सास 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 बहू 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 ऐसा कुछ कर दो और खत्म, पब्लिक उसी को देख लेती है। खैर मुद्दे की बात यह है कि अभिषेक को डायरेक्शन आता नहीं है, उनको फिल्म बनानी आती नहीं है, उनको नहीं पता कि कहानी किस चिड़िया का नाम है, पटकथा किस चिड़िया का नाम है, एक्टरों से एक्टिंग कैसे कराई जाती है, फिल्म कैसे बनाई जाती है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म के बाद कोई भी एक्टर उनकी फिल्म के लिए हां कभी नहीं कहेगा। अगर एक्टिंग की बात करूं तो अजय देवगन ने एक ही एक्सप्रेशन में पूरी फिल्म को निकाल दिया है। वैसे भी अजय का रोल बहुत छोटा था और हीरो जैसा इस रोल में कुछ था नहीं। बाकी लोगों के पास भी कुछ करने के लिए ज्यादा था नहीं। सोनाक्षी सिन्हा के मुश्किल से 4-5 सीन है, एमी के भी मुश्किल से 4-5 सीन है। शायद सबसे अच्छा रोल इस फिल्म में शरद केलकर का है और उन्होंने उसको अच्छी तरह से निभाया है। संजय दत्त का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना अजय देवगन का, बट पूरा रोल ओवर द टॉप है। नोरा को बेचारी को सिर्फ डांस आता है, एक्टिंग उनको आती नहीं है। मेरे ख्याल में उनसे जबरदस्ती इस रोल को कराया गया है। शायद अगर नोरा इस रोल में ना भी होती तो फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म की मेन हीरोइन प्राणिता सुभाष जो अजय देवगन के अपोजिट है, उसका पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है, बस कुछ जगह वो अजय देवगन का हाथ पकड़कर चल रही है। मेरे ख्याल में उस लड़की को इस फिल्म के लिए ऑस्कर मिलना ही चाहिए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस कॉमेडी फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना। पहले आप ये जान ले कि इस फिल्म को 7 निर्माताओं ने बनाया है। कितने? टोटल 7। हुआ ये कि अभिषेक साहब को कहीं से एक कहानी मिली, उन्होंने सोचा कि मैं इस पर एक फिल्म बनाऊंगा और बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन वो इस कहानी को अजय देवगन के पास लेकर कैसे जाए, तो वो पहुंचा वजीर के पास। अब आप कहेंगे कि वजीर कौन है? भाई ये वजीर एक समोसा क्रिटिक है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि कौन क्रिटिक है, बट इसके ऑफिस के लोग जानते हैं कि ये एक क्रिटिक है और बॉलीवुड के भी 5-7 लोग जानते हैं कि ये एक क्रिटिक है। और पिछले 10 साल से वजीर अजय देवगन की सारी फिल्मों को 4 से 5 स्टार देता आया है, ब्लॉकबस्टर बताता आया है, कितनी भी बड़ी फ्लॉप हो। शिवाय जैसी डिजास्टर फिल्म को भी वजीर ने ब्लॉकबस्टर बताया है। और अजय देवगन साहब को यह लगता है कि भाई अगर वजीर ब्लॉकबस्टर कह देता है तो बस दुनिया उसको ब्लॉकबस्टर ही मान लेती है। अगर वजीर 4-5 स्टार दे देता है तो सारा हिंदुस्तान उस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ता है। तो खैर वजीर अभिषेक को अजय देवगन के पास लेके गए और कहानी सुनवा दी और अजय से कहा कि देखो भाई मैं पिछले 10 साल से आपकी खिदमत कर रहा हूं, तो अब ये एक फिल्म मेरे लिए आप कर दो। अजय ने बोला कि दिक्कत ही कोई नहीं। अजय भाई कहानी वहां सुनते नहीं है। अजय भाई ने हां कर दी। अजय भाई ने हां कर दी तो फिर भूषण कुमार साहब भी आ गए और फिर सारी स्टार कास्ट भी आ गई। प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, फिल्म बन गई, बात खत्म। कुल मिलाकर देशभक्ति के नाम पर यह फिल्म एक मजाक है, फुहड़पन है और किसी को भी देशभक्ति के नाम पर ऐसी घटिया फिल्म नहीं बनानी चाहिए। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखने लायक हो। ना एंटरटेनमेंट है, ना थ्रिलर है, ना इमोशन है, ना देशभक्ति है और ना ही अच्छा म्यूजिक है। तो अगर आप सर दर्द होने से बचना चाहते हैं, अपने 2-3 घंटे बचाना चाहते हैं, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना चाहते, तो आप इस फिल्म को अवॉइड करें।
और इस फिल्म को बिल्कुल नहीं देखें। और अगर आपको टॉर्चर होने का बहुत शौक है तो फिर आप इस फिल्म को जरूर देखें। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार। टेक केयर दोस्तों। सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो। भाई साहब आपको पता है कि अजय देवगन के जो फैंस हैं वो डिसलाइक करेंगे, तो आपको लाइक करना है। लाइक 100% हर हाल में करना है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो घंटी है उसको दबा दो, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला है।